रूस ने यूक्रेन के एक और बड़े शहर पर कब्जा कर लिया है। रूस को यहां जीत भीषण रक्तपात के बाद मिली। पुतिन ने दावा किया है कि अब डॉनबास पर कब्जा करने की चाबी मिल चुकी है। जेलेंस्की की डिफेंस वॉल को रूसी सेना ने भेद किया है। पुतिन खुद फ्रंट लाइन पर जाकर जवानों से मिले हैं। यूक्रेन ने रूस के 4 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले दागे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के महल पर जेलेंस्की ने डायरेक्ट अटैक करवा दिया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में भीषण तबाही मचा दी है। युद्ध का फुल डिटेल अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। जेलेंस्की का ऑर्डर, रूस के 4 शहरों में बवंडर। यूक्रेन का सेंट पीटर्सबर्ग के तेल टर्मिनल पर भीषण अटैक। पुतिन के पीटर हॉक पैलेस पर जेलेंस्की ने कराया ड्रोन अटैक। यह रूस का ऐतिहासिक औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग है। इसके आसमान में यूक्रेन के लंबी दूरी वाले ड्रोन मंडरा रहे हैं। यूक्रेन ने कीव का बदला लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के तेल डिपो को निशाना बनाया है। ड्रोन अटैक के बाद तेल डिपो से भयंकर काला धुआं उठ रहा है, जिससे बहुत दूर से देखा जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद अपनी टाइमलाइन पर इस वीडियो को शेयर किया। सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला सुबह 6:30 बजे हुआ। यूक्रेनी ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर तक उड़ते हुए आए, रूसी एयर डिफेंस को चकमा देते हुए तेल टर्मिनल से टकराए। धमाके की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जेलेंस्की का दावा है कि सेंट पीटर्सबर्ग तेल डिपो पर हमला कर रूस की कमाई का बड़ा स्रोत उन्होंने खत्म कर दिया है। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर फिनलैंड की खाड़ी के आखिरी छोर पर बसा हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग सिटी की एक पहचान जारशाही के जमाने में बने पीटर हॉफ पैलेस से है। जुलाई अगस्त में हजारों सैलानी सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ पीटर हॉफ पैलेस को देखने आते हैं। यूक्रेन ने टूरिज्म से होने वाली रूसी कमाई को बंद करने के लिए पैलेस को निशाना बनाया। हालांकि वहां तैनात रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन्स को हवा में मार गिराया, जिसका मलबा पैलेस में गिरा। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में 85 से ज्यादा ड्रोन दागे। 72 को रूसी एयर डिफेंस ने बेकार कर दिया। ड्रोन का मलबा वाइसोत्स्क पोर्ट पर भी गिरा। यहां से रूस तेल, कोयला और अनाज का व्यापार करता है। सेंट पीटर्सबर्ग के साउथ में स्थित रूसी शहर पेस्कोव को भी यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन से निशाना बनाया। यहां एक औद्योगिक फैक्ट्री यूक्रेनी हमले की चपेट में आ गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जेलेंस्की ने कीव का बदला लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पर 15 दिन में तीसरा बड़ा हमला कराया। यूक्रेन ने लंबी दूरी के 62 से ज्यादा ड्रोन मॉस्को पर दागे, लेकिन 4 स्तरों की सुरक्षा को भेद नहीं पाए। रूसी एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन मॉस्को के बॉर्डर पर ही मार गिराए। 18 जून को यूक्रेन ने मॉस्को में जमकर तबाही मचाई थी। अब मॉस्को के आसमान पर यूक्रेनी ड्रोन्स के लिए घुसना मुश्किल है, क्योंकि वहां 3 लेयर की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। पहली लेयर की सुरक्षा में पेंटसिर S1 और पेंटसिर SMD-E तैनात हैं। ये कम दूरी वाले शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस और एंटी एयरक्राफ्ट हैं। इन्हें ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए तैनात किया गया है। मॉस्को और उसके 50 किलोमीटर के दायरे में
दर्जनों पेंटसिर एयर डिफेंस लगे हुए हैं। मॉस्को में दूसरी लेयर की सुरक्षा में S-300 और S-400 तैनात हैं। ये मीडियम और लॉन्ग रेंज की एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी तैनाती बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और फाइटर जेट्स को आसमान में मार गिराने के लिए की गई है। तीसरी लेयर की सुरक्षा में A-135 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए तैनात किया गया है। ये रूस का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। मॉस्को को जब जेलेंस्की के ड्रोन नहीं भेद पाए तो यूक्रेन ने बेलगोरोद सिटी पर हमला किया। यहां रूसी डिफेंस को जेलेंस्की की ड्रोन आर्मी भेजने में सफल हो गई। बेलगोरोद में रूसी एनर्जी सिस्टम पर ड्रोन अटैक होते ही वहां भीषण आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक बेलगोरोद पर यूक्रेन ने अमेरिका में बने 25 हिमार्स रॉकेट से हमला किया। रॉकेट के टकराने से बेलगोरोद के थर्मल पावर प्लांट में आग लग गई, जिसकी वजह से शहर में पानी और बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई है। यूक्रेन को अमेरिका से मिले हिमार्स रॉकेट 45 सेकंड में 6 मिसाइलें दाग सकते हैं। इन्हें 2 मिनट में दोबारा हमले के लिए रीलोड किया जा सकता है। इनकी रेंज 500 किलोमीटर है। जीपीएस से लैस हिमार्स रॉकेट सटीक निशाना लगाकर टारगेट के चीथड़े उड़ा देते हैं। रूस ने 56 घंटे पहले कीव में फ्लेमिंगो मिसाइल की असेंबली लाइन तबाह करने का दावा किया था। जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस पर 10 फ्लेमिंगो मिसाइल चलाकर बता दिया कि उसके पास पर्याप्त स्टॉक है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल को रूस के चुवाशिया स्वायत्त क्षेत्र में कैमरे में कैद किया गया। ये इलाका यूक्रेन के बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल 3000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। ये 1150 किलो का भारी भरकम वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकती है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे रूसी एयर डिफेंस गच्चा खा जाते हैं। कीव में जिस तरह से रूस ने सिविलियन इलाकों में तबाही मचाई थी, अब जेलेंस्की ने भी रूस पर ऐसे ही करारी चोट करने का ऑर्डर दे दिया है। ये टोकमाक का सिटी मार्केट है, जहां यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन ने हमला किया है। दिन दहाड़े हुए इस हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए। बाजार में जगह जगह खून बिखरा हुआ है। क्रीमिया, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था, वहां जेलेंस्की ने लगातार 8वें दिन हमला कराया। लंबी दूरी के ड्रोन अटैक में क्रीमिया में कई जगहों से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन पहले से ही रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले रेल और सड़क पुल को उड़ा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अकेले जून में रूस की 172 डिफेंस इंडस्ट्री, तेल डिपो और ऊर्जा संस्थानों को उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने पिछले महीने रूस के 3000 मिलिट्री टारगेट्स तबाह किए। रूस का दावा है कि उन्होंने जून में यूक्रेन के 55 टारगेट बिल्कुल खत्म कर दिए हैं, जिनमें एक फ्लेमिंगो मिसाइल प्लांट और दूसरा 10 यूक्रेनी एयरफील्ड्स हैं। जेलेंस्की का पूरा फोकस लॉन्ग रेंज ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले पर है। पुतिन फ्रंट लाइन पर फोकस कर रहे हैं, बीच बीच में लंबी दूरी तक मार करते हैं। नतीजा, यूक्रेन रूस को नुकसान तो पहुंचा रहा है, लेकिन जिन इलाकों में रूस ने कब्जा किया है, वहां लड़ाई में पिछड़ गया है। CIA के पूर्व एनालिस्ट लैली जॉनसन का दावा है कि पुतिन कीव पर कब्जा कर लेंगे। उससे पहले वो बफर जोन को रणनीति के तहत बढ़ा रहे हैं। Vladimir Putin has said that as the attacks deeper inside Russia continue, Russia will retaliate by extending the buffer zone. And frankly, I think what that extending the buffer zone means is that Russia ultimately is going to retake Kyiv. They will also retake Odessa. They will push to the Dnieper River, and possibly in certain locations extend beyond that. रूस को जुलाई में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पूर्वी यूक्रेन में उसने वो शहर जीत लिया है जिसके बाद पूरे डोनबास को कब्जाना आसान हो गया है।
इस शहर का नाम कॉन्स्टेंटिनोवका है। रूस ने यहां कब्जे के लिए 4 महीने तक की लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई के आखिरी पल हैं जब यूक्रेन के बचे खुचे सैनिकों पर रूसी सैनिक ड्रोन से हमले कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को उड़ा रहे हैं। कॉन्स्टेंटिनोवका में कई मोर्चों पर तोपों से भी युद्ध लड़ा गया। रूस ने पहले यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटी, फिर उसकी बची कुची तोप ब्रिगेड को पश्त कर वहां कब्जा कर लिया। रूसी सैनिक छोटे छोटे ग्रुप में शहर में दाखिल हुए। जहां भी यूक्रेन की सेना के अड्डे होने का शक हुआ, उन्हें उजाड़ते समिदोस करते चले गए। कॉन्स्टेंटिनोवका शहर में अब कोई भी बिल्डिंग रहने लायक नहीं बची है। पूरा कॉन्स्टेंटिनोवका भूतों का शहर जैसा दिखता है, सिवाय झंडा लहराते रूसी सैनिकों के अलावा। कॉन्स्टेंटिनोवका में तबाही का अंदाजा ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से देखकर लगा सकते हैं कैसे दो मुल्कों की लड़ाई में पूर्वी यूक्रेन का औद्योगिक शहर गाजा की तरह खंडहर हो गया। जो बस्तियां बची हैं, उन्हें भी रूसी सेना बम बारूद से लगातार तोड़ रही है। पहले इस शहर को यूक्रेन के कांच उद्योग की राजधानी के तौर पर जाना जाता था। सोवियत संघ के दौर में कॉन्स्टेंटिनोवका लोहा, जस्ता, स्टील और केमिकल इंडस्ट्री के बड़े हब के तौर पर पहचाना जाता था। अब पूर्वी यूक्रेन का इस शहर में सिर्फ धूल का गुबार और बम धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ती है। रूस ने यहां के सभी जिलों में अपना झंडा फहरा दिया है। रूसी सैनिक हर एक जिले में कब्जा करके बैठ गए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कॉन्स्टेंटिनोवका में कब्जे का ऐलान कर दिया है। जून में यूक्रेनी सेना की टुकड़ियों को 6 बस्तियों से खदेड़ दिया गया। रूस ने कोस्त्यांतिनिवका शहर पर कब्जा कर लिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोस्त्यांतिनिवका पर कब्जा करना यूक्रेन सेना की उन टुकड़ियों को खत्म करने की दिशा में पहला लेकिन बहुत अहम कदम है जो अभी स्लोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क, कोस्त्यांतिनिवका इलाके में डटी हुई है। जैसा कि आपने कहा कि ये एक मजबूत सुरक्षा वाला इलाका है जहां दुश्मन ने सुरक्षा के लिए कई स्तरों वाला सिस्टम बनाया है और स्लोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क, द्रुजहकिवका और कोस्त्यांतिनिवका शहरों को एक ही रक्षा क्षेत्र में बदल दिया है। जेलेंस्की के लिए कॉन्स्टेंटिनोवका की लड़ाई हार जाना बहुत बड़ा झटका है। यूक्रेन ने यहां 15,000 सैनिकों की तैनाती की थी, जिन्हें पश्चिमी देशों से मिले एडवांस हथियारों से लैस किया गया था। इसके बावजूद जेलेंस्की की आर्मी कॉन्स्टेंटिनोवका शहर में कब्जा बनाए नहीं रख सकी। रूसी सेना की घेराबंदी और युद्ध लड़ने की क्षमता के आगे टिक नहीं सके। कॉन्स्टेंटिनोवका पर कब्जा कर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की रक्षा कवच को तोड़ दिया। अब रूसी सेना के लिए स्लोवियांस्क और क्रेमेटोर्स्क का रास्ता खुल गया है। यूक्रेन की किलेबंदी टूट गई है। पुतिन का दावा, कॉन्स्टेंटिनोवका जीतने के बाद डोनेट्स्क के बचे हुए हिस्से को जीतने की चाबी रूसी सेना को मिल गई है। जनवरी से जून तक की लड़ाई में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के 133 कस्बों पर कब्जा किया। साथ ही 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। पुतिन दावा कर रहे हैं कि पूर्वी यूक्रेन का डोनबास ऐतिहासिक तौर पर रूसी इलाका है, लिहाजा रूस यहां बचे हुए रूसी नागरिकों की सुरक्षा की पूरी इंतजाम भी करेगा। यूक्रेनी सेना को फिर से पलटवार करने का कोई भी चांस अब पुतिन नहीं देना चाहते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुश्मन हमारे आम नागरिकों के ठिकानों पर जितने ज़्यादा हमले करने की कोशिश करेगा, और जाहिर है हमें सबसे पहले इन ठिकानों की सुरक्षा और आम नागरिकों की रक्षा के लिए हर ज़रूरी कदम उठाना होगा। लेकिन दुश्मन जितनी ज़्यादा ऐसी कोशिशें करेगा, हमें आसपास के इलाकों में उतना ही बड़ा सुरक्षा जोन बनाना होगा। खासकर इसलिए क्योंकि जिन दूसरे इलाकों पर हम आज बात कर रहे हैं, उनकी तरह ही ये भी ऐतिहासिक रूप से रूस की ही ज़मीन है। कॉन्स्टेंटिनोवका जीतने की खुशी में पुतिन फ्रंट लाइन पर खुद पहुंचे, मोर्चे पर डटे सैनिकों को शाबाशी दी, उनका हौसला बढ़ाया। पुतिन ने मिलिट्री यूनिफॉर्म में कमांड पोस्ट का दौरा किया, रूस के टॉप जनरल से मुलाकात कर उन्हें नए लक्ष्य बताए। पुतिन ने इस दौरान यूरोपीय देशों की भूमिका पर सवाल उठाए।
इसके अलावा यूक्रेन में युद्ध को लंबा खींचने में शामिल हर उकसाने वाले की भूमिका का लगातार विश्लेषण किया जाना चाहिए। असल लड़ाई में उनमें से हर एक की भागीदारी का विश्लेषण किया जाना जरूरी है। भविष्य में जिम्मेदार फैसले लेने के लिए हमें इस विश्लेषण की जरूरत है। किसी भी स्थिति में यह जरूरी हो सकता है। पुतिन ने फ्रंटलाइन पर बड़ी जीत के बाद यूक्रेन के गैस एंड एनर्जी सिस्टम को तबाह करने की शुरुआत कर दी है। शनिवार की सुबह रूस के गेरान ड्रोन से हमले शुरू किए और यूक्रेन के 8 गैस स्टेशनों को, तेल डिपो को उड़ा दिया। रूस ने एक हफ्ते में यूक्रेन के 100 से ज्यादा पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन उड़ा दिए हैं। इनमें सुमी, खारकोव, नेप्रो पेट्रोवस्क और खेरसान में निशाना बनाया गया। ये खारकोव में जेलेंस्की का हथियार डिपो है। पश्चिमी देशों से मिले हथियार यहां जमा थे, जिसका इस्तेमाल फ्रंट लाइन की लड़ाई में यूक्रेनी सेना कर रही थी। रूस ने एक धमाके में खारकेव का हथियार डिपो उड़ाकर जेलेंस्की को बड़ा झटका दिया है। जेलेंस्की का फोकस कीव को बचाने में है, लिहाजा जेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन का मोर्चा ढीला छोड़ दिया है। इसी का फायदा रूस को मिल रहा है और वो तेजी से नए इलाके कब्जाता जा रहा है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क की 98% जमीन पर कब्जा कर लिया। डोनेट्स्क की 75% जमीन भी कब्जा ली। रूस ने ज़पोरिज़िया के 75% हिस्से जीत लिए। खेरसान के 71% हिस्से पर रूसी सेना काबिज हो चुकी है। खार्किव और सुमी के कई सीमावर्ती शहरों में रूसी कब्जा है। यूक्रेन की 20% जमीन रूस हड़प चुका है। रूस ने ज़पोरिज़िया में फिर तबाही मचाई है। ड्रोन और मिसाइल अटैक में एक 9 मंजिला इमारत आग का गोला बन गई। 60 वर्ग मीटर के पूरे इलाके में आग की लपटें फैल गई। 2 लोग जिंदा जल गए, 20 लोग घायल हो गए। ज़पोरिज़िया में दर्जनों फ्लैट की खिड़कियां टूट गईं। इमारतें रहने लायक नहीं बची। कीव के बाद पुतिन अब जहां भी हमले का आदेश दे रहे हैं, वहां रूस ऐसी तबाही मचा रहा है जैसी 4 साल से ज्यादा चले युद्ध में पहले कभी नहीं देखी गई।